बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया भाई। मैंने फोन को बंद करके रख दिया है यहाँ पर और पूरे फोकस के साथ आपको पहला लेक्चर दे रहा हूँ बायोमोलिक्यूल्स का। देखो बच्चे, इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है एलिमेंट एनालिसिस। लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो बताऊंगा। कुल मिला के आप देख लो, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, मजा नहीं आएगा। डिटेल में जब चीजें बताऊंगा तो आपको मजा आएगा बच्चे। बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुनो, लेक्चर को शुरू कर देता हूं एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। सबसे पहले आता है एलिमेंट एनालिसिस। अगर मैं इस चैप्टर के नाम को ही आपको समझाऊं ना, नाम में ही दो वर्ड है, देखो बच्चे, बायो और मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब ही होता है लिविंग और मॉलिक्यूल्स का मतलब तो मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो लिविंग बॉडीज के अंदर मिलता है। कहां मिलता है बच्चे? लिविंग बॉडीज के अंदर मिलता है। लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा डाउन कर रहा हूं, मेरा फोकस बार बार लैपटॉप पे चला जाता है। मुझे कैमरे में देखना है ना, कैमरे में शूट कौन कर रहा है? मुझे कैमरा। बात समझ आती है? ध्यान से सुनना, मैं यहां पे बोल रहा हूं बायो मॉलिक्यूल्स। वर्ड का मतलब क्या है बच्चे? दो वर्ड से बना है ये, बायो और मॉलिक्यूल से। बायो का मतलब ही लिविंग होता है और मॉलिक्यूल्स का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट हो, वही क्या होगा? बायोमोलिक्यूल होगा। इतना समझ में आता है? अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है और उनका कैसे पता लगाएंगे, सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है एलिमेंट एनालिसिस। हम कैसे पता लगाएंगे कि इस बॉडी के इस ऑर्गन में ये एलिमेंट प्रेजेंट है। बात समझ आती है? या फिर जब हमने स्टडीज की, हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमें क्या मिला? क्या इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, ये स्टाइलिश नॉन लिविंग है और मेरा हाथ लिविंग है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर, इन दोनों थिंग्स के अंदर क्या एलिमेंटल बेसिस पे डिफरेंस है जिससे ये इतने ज्यादा वेरी कर गए अपनी प्रॉपर्टीज में? ये लिविंग है मेरा हैंड, ये नॉन लिविंग है। आखिर इसके अंदर क्या नहीं है? पूरा वर्ल्ड 118 एलिमेंट से बना है, आपको भी पता है। ये हाथ भी उनमें से कुछ एलिमेंट से, ये स्टाइलस भी उनमें से कुछ एलिमेंट से बना है। तो वो एलिमेंटल डिफरेंस क्या आया है इन दोनों के अंदर जिससे ये इतने ज्यादा अपने कैरेक्टर्स में वेरी करते हैं, वो है बच्चे एलिमेंटल एनालिसिस। इसमें कुछ लाइनें लिखना शुरू करता हूं, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से। सबसे पहले मैं लिखता हूं ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं बच्चे किसी लिविंग सैंपल में, है ना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सैंपल में, ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख लो या लिविंग टिश्यू लिख सकते हो, उस ऑर्गेनिज्म का कोई टिश्यू है। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग्स। मैंने यहां पे लाइन लिखी है, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी लिविंग टिश्यू के अंदर, लिविंग टिश्यू के सैंपल के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे नॉन लिविंग टिश्यू के अंदर भी। बात समझ में आती है? यानी कि एलिमेंट के बेसिस पे कोई डिफरेंस है ही नहीं, एलिमेंट के बेसिस पे कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगली लाइन सुनो बहुत ध्यान से, डिफरेंस कहां पर है? एलिमेंट, ऑक्सीजन भी नॉन लिविंग में है, ऑक्सीजन भी लिविंग में है। कार्बन भी नॉन लिविंग में है, कार्बन भी लिविंग में है। बात समझ आई? सल्फर भी नॉन लिविंग में, सल्फर भी लिविंग में। यानी कि एलिमेंट के बेसिस पे डिफरेंस है ही नहीं, बट एलिमेंट का जो अमाउंट है, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, वो डिफरेंट होता है लिविंग और नॉन लिविंग में। डिफरेंस कहां पर है? परसेंट कंपोजिशन is different in living and non living things। यहां पे ऑर्गेनिज्म नहीं लिख सकते, यहां पे थिंग्स लिखना पड़ेगा क्योंकि नॉन लिविंग भी इसमें इंक्लूड है। तो एलिमेंट सेम है भाई, एलिमेंट का परसेंट वेरी करेगा। कैसे करेगा? ध्यान से सुनना, मैं यहां पे कुछ वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने। यहां पर मैंने 6 एलिमेंट लिखे हैं भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। क्या है? ये 6 एलिमेंट है। ये 6 के 6 क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, ये 6 ग्रेटर देन और मोर देन 99% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। यानी कि 99% लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर
जो बॉडी का कॉम्पोजिशन है वो इन एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन उन बहुत सारे में 99% से ज्यादा केवल यही एलिमेंट है, केवल 1% में बाकी गिने चुने एलिमेंट्स होंगे। बात समझ आई? ये लिविंग के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होने वाले क्या है? एलिमेंट्स है। बात समझ आएगी? अगली लाइन देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पे सिलिकॉन इज मोर अमाउंट इन नॉन लिविंग्स। जो नॉन लिविंग्स होते हैं उसके अंदर सिलिकॉन क्या होता है बच्चे? बहुत ही ज्यादा होता है। सिलिकॉन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन ये जो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये लिविंग के अंदर क्या होते हैं? 99% लिविंग को यही बनाते हैं, 99 से भी ज्यादा। और सिलिकॉन कहां पर ज्यादा होता है बच्चे? नॉन लिविंग के अंदर ज्यादा होता है। इतना समझ में आता है? बहुत ही बढ़िया से। हमने यहाँ पे टेबल भी लगा रखी है, अभी उसको कंपेयर करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक लाइन और समझो बच्चे। जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट इन बोथ, दोनों के अंदर मोस्ट अबंडेंट होता है। दोनों कौन? लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। बच्चे लिविंग और नॉन लिविंग में एलिमेंट सेम है, बट उनका कॉम्पोजिशन डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है समझ आया? उसके बाद ऑक्सीजन दोनों के अंदर मोस्ट अबंडेंट होगा। अगर पूछे लिविंग थिंग में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। नॉन लिविंग थिंग में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। दोनों के अंदर मोस्ट अबंडेंट है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, मैं आपको समझा रहा हूं। ये टेबल के अंदर एक तरफ एलिमेंट है बच्चे, एक तरफ परसेंट लिखा गया है वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। ध्यान से सुनना, क्या अर्थ की जो क्रस्ट है वो नॉन लिविंग है? यहां पर मैंने जहां जहां नॉन लिविंग वर्ड यूज किया है वहां पे अर्थ क्रस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो। जहां जहां मैंने लिविंग वर्ड यूज किया है वहां पर ह्यूमन बॉडी भी वर्ड यूज कर सकते हो। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ध्यान से देखो बच्चे, अर्थ क्रस्ट के अंदर कम है, क्योंकि हाइड्रोजन तो लिविंग्स के अंदर मिलने वाला एलिमेंट है, ज्यादा मिलने वाला। हाइड्रोजन यहां पर काफी ज्यादा अमाउंट में है। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन हो गया, और सल्फर हो गया। ये लिविंग्स के अंदर ज्यादा मिल रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये बहुत बहुत कम है। जो सिलिकॉन है बच्चे, इसको ध्यान से देखो, ये नॉन लिविंग के अंदर ज्यादा है, लिविंग के अंदर है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। और ये कुछ आयंस होते हैं जो दोनों के अंदर जनरली प्रेजेंट रहते हैं, बट नॉन लिविंग के अंदर इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी हाई रहती है। ऑक्सीजन को अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए बच्चे, कहां पर है ऑक्सीजन? ये रहा। इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसका जो परसेंट है 46.6 नॉन लिविंग में, और लिविंग में 65। नॉन लिविंग के परसेंट से अगर कंपेयर करो तो ये मोस्ट अबंडेंट हो गया नॉन लिविंग में। लिविंग के परसेंट से अगर बाकियों से कंपेयर करो तो ये मोस्ट अबंडेंट हो गया लिविंग के अंदर भी। तो इस स्लाइड का एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो अब आप बता सकते हो, लाइव चैट में फिर से ओपन कर रहा हूं। कोई भी डाउट हो तो अब आप बता सकते हो। लेट मी थिंक ऑफ ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन के लिए रुकेंगे हम आपके लिए यहाँ पर। आप नोट भी कर सकते हो, साथ साथ में नोट्स बना सकते हो भाई। और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप बता सकते हो, कोई एरर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मुसाफिर, सेल साइकिल और डिवीजन में उतना ही पढ़ना है जितना हमने लेक्चर में पढ़ाया है। बेसिकली मैं पढ़ाता कितना हूं अगर आपको बताऊं तो मैं एनसीईआरटी का एक वर्ड नहीं छोड़ता हूं। एक वर्ड एनसीईआरटी का छूट नहीं सकता, और एनसीईआरटी से बाहर एक वर्ड नहीं पढ़ाता बच्चे। एक वर्ड, क्या बोल रहा हूं, एक वर्ड ना बाहर का आएगा ना अंदर का छूटेगा। क्यों? क्योंकि 95% नीट के अंदर बायो एनसीईआरटी से आएगी। चाहे वो एनसीईआरटी डीप से आए, एनसीईआरटी ऊपर से आए, वो बात अलग है, बट हम एनसीईआरटी सारी कवर कर रहे हैं। और हमें 95% स्कोर ही चाहिए बायो का, 100% चाहिए ही नहीं। वो 5% कर ही नहीं सकता, कोई कवर नहीं कर सकता। उसके लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे। ब्रेन सबके पास लिमिटेड होता है, उतने एफर्ट्स आप नहीं कर पाओगे बच्चे। वेरी गुड इवनिंग अनिल, वेरी गुड इवनिंग। फैजान खान बोल रहे हैं यस सर, बिल्कुल। अनिल बोल रहे हैं ऑल क्लियर, बिल्कुल ऑल क्लियर भाई। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल भाई। चलिए भाई, अब मैं फिर से चैट को क्लोज करता हूं और अगली स्लाइड आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। अगली स्लाइड पे आ जाओ बच्चे। अगली स्लाइड में लिखा है केमिकल एनालिसिस।
कुछ केमिकल को मिक्स करेंगे टिश्यू के अंदर और देखेंगे टिश्यू के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं। मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा बहुत ध्यान से बच्चे, बहुत ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा। इधर देखो, यहां पर अगर हमें किसी लिविंग टिश्यू में केमिकल्स कौन से हैं पता करने हैं, क्या करना है, कौन से केमिकल हैं वो पता करना है, तो हमें कोई लिविंग टिश्यू लेना है बच्चे। यहां पे लिख देता हूं मैं आपके सामने लिविंग टिश्यू। ये कोई लिविंग टिश्यू ले लिया भाई। लिविंग टिश्यू में आप कोई लीवर का पीस ले सकते हो भाई, आप लीवर का पीस ले सकते हो, या फिर आप कोई प्लांट की लीफ ले सकते हो, है ना, या फिर आप पोटैटो ले सकते हो, पोटैटो, कोई भी लिविंग टिश्यू यहां पर आपको ले लेना है भाई। इस लिविंग टिश्यू को ध्यान से देखो, इस लिविंग टिश्यू को एक सॉल्यूशन में मिक्स करूंगा मैं, और सॉल्यूशन के अंदर एक एसिड है बच्चे। कौन सा एसिड है, अभी लिख रहा हूं नाम उसका, ये मैंने उसको मिक्स किया है एक एसिड में। एसिड का नाम यहां लिख रहा हूं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या आपने एसिटिक एसिड का नाम सुना है? हाँ सर, 10th में बेसिक में ही पढ़ा था, CH3COOH होता है। अगर इसके जो H है, इन ट्रिपल H की जगह में 3 क्लोरीन लगा दूं तो ये जो एसिड बनेगा इसका नाम होगा ट्राइक्लोरो। 3 क्लोरीन है, ट्राई का मतलब 3, क्लोरो मतलब क्लोरीन, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो पहले था ही एसिटिक एसिड, नाम समझ में आया एसिड का। ये क्या है बच्चे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। तो यहां पर हम समझा सकते हैं आपको, इसको इरेज कर देते हैं बच्चे, और इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख दूं आपके लिए, CCl3COOH। ये है ट्राइक्लोरो एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके अंदर क्या डाला है हमने, लिविंग का सैंपल डाला है। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, इस लिविंग के सैंपल को एक पेपर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। एक कोई कंटेनर ले लेंगे, पहले तो इसको पहले मिक्स करके चटनी सा बना लिया है, बिल्कुल एकदम मिक्स्ड कर लिया है पूरी तरीके से। क्या किया है, एक पोटैटो लिया है, उसके ऊपर एसिड डाला और एक कंटेनर के अंदर इसको पूरा एकदम मिक्स कर दिया बढ़िया से, उसकी चटनी बना ली आप कह सकते हो। इस चटनी को मैं कहां डालूंगा, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। एक कंटेनर लिया है मैंने, ये इट इज ए कंटेनर। इस कंटेनर के टॉप पॉइंट पे, इसकी जो ओपनिंग है, यहां पर एक क्लॉथ लगाऊंगा, यहां पर एक कपड़ा लगा दूंगा बच्चे, कपड़ा, कपड़ा इसको छानने के लिए, बेसिकली फिल्टर करने के लिए ये कपड़ा लगाया है। ये कपड़ा किसका है बच्चे, ये क्लॉथ किसका है, ये चीज का या फिर कॉटन का क्लॉथ हो सकता है। वर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी, चीज या फिर कॉटन का क्लॉथ है, ये बात समझ आती है। इसके ऊपर क्या डालेंगे, कपड़े के ऊपर ये चटनी हमने डाल दी बच्चे। क्या डाल दी, चटनी डाल दी। हमने देखा कुछ पोर्शन इस चटनी का नीचे आ गया। कहां आ गया बच्चे, नीचे आ गया, फिल्टर हो गया, वही तो नीचे आएगा। और कुछ पोर्शन ऐसा बचा बच्चे जो इस क्लॉथ के ऊपर ही अटक गया। यहां पर बात समझ आती है आपको, कुछ नीचे आ गया और कुछ ऊपर ही अटक गया क्लॉथ के ऊपर। जो ऊपर अटक गया है वो रिटेन्ड रहा है, वहीं पर रहा है। इसका नाम रखा है हमने रिटनटेट। क्या रखा है बच्चे, रिटनटेट नाम रखा है। जो नीचे आ गया है वो फिल्टर हो गया है बच्चे, इसका नाम हमने रख दिया फिल्ट्रेट। जो फिल्टर हो गया वो फिल्ट्रेट, जो फिल्टर नहीं हुआ रिटेन्ड रहा, वहीं पर रहा, वो रिटनटेट है। बात समझ आई क्या? अगर ये नीचे आया है, फिल्टर हुआ है, इसका मतलब जरूर ये एसिड में घुल गया होगा। घुलेगा तभी तो नीचे आएगा। बात समझ आती है? इस क्लॉथ के अंदर छोटे छोटे पोर्स है, उन पोर्स के अंदर से क्या आ रहा है, एसिड। जो एसिड में घुल गया है वो एसिड के साथ नीचे आ गया है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है ये एसिड में सोल्यूबल है बच्चे, एसिड सोल्यूबल है। बट ये जो है ये एसिड में सोल्यूबल नहीं है, ये एसिड इनसोल्यूबल पूल है आपका। बोलो बात समझ में आती है? ये एसिड सोल्यूबल, ये एसिड इनसोल्यूबल। अब ध्यान से सुनो, ये नीचे आया है ना, तो ये छोटे छोटे पोर्स से निकल कर आया है बच्चे। अगर छोटे छोटे पोर्स से निकला है तो जरूर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है ये पोर्शन। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स आए हैं इन्हें बोलेंगे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी में मिले, लिविंग बॉडी का ही पार्ट लिया है तो सब बायोमोलिक्यूल्स होंगे। माइक्रो वर्ड का मतलब ही छोटा और मैक्रो वर्ड का मतलब ही बड़ा। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, और यहां पे लिख रहा हूं इनको बोलेंगे बच्चे मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। बोलो बात समझ में आती है? अगर ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसका वेट भी ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा है भाई। एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है इसका जो वेट है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है बच्चे वो ग्रेटर देन
1000 डाल्टन होता है। जैसे वेट को तो सर किलोग्राम में मेजर करते हैं, आप तो ये डाल्टन क्या बता रहे हो। देखो बेटा ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल है, इनका वेट मेजर करने के लिए बहुत ही छोटी यूनिट चाहिए। डाल्टन एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे एक यूनिट रखी है, तो डाल्टन यूनिट है किसकी, वेट की। तो मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, और इनका मोलिकुलर वेट अगर मैं आपके सामने लिखूं मोलिकुलर वेट, तो वो लेस देन 1000 यानी कि 1000 डाल्टन हो जाएगा। इस वेट को एनसीईआरटी 18 to 800 डाल्टन भी लिखती है। वर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी को मेंशन कर रहा हूं बहुत ध्यान से। कितनी लिखती है एनसीईआरटी, 18 to 800 डाल्टन, ये वर्ड्स लिखती है इन मोलिकुलर वेट्स के लिए। बोलो बात समझ में आती है क्या। फिल्ट्रेट क्या है, रिटर्नटेट क्या है, क्लियर है, इनकी प्रॉपर्टीज क्लियर है, इनका वेट भी क्लियर है। अब सर कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है जो इसमें आते हैं और कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है जो इसमें आते हैं, ध्यान से सुनना ध्यान से। जैसे आपने छोटी क्लासों में, जैसे 6th क्लास की साइंस की बुक में भी आप पढ़ते हो, फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो बच्चे प्रोटीन्स, क्या पढ़ते हो, प्रोटीन्स। जैसे आप पढ़ते हो बच्चे लिपिड, क्या पढ़ते हो, लिपिड। इस लिपिड को आप फैट भी कह सकते हो। जैसे आप पढ़ते हो बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आप पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट्स। बात समझ में आती है। ये 3 पोर्शन आप पढ़ते ही पढ़ते हो। उसके अलावा एक वर्ड और बता रहा हूं आपको, न्यूक्लिक एसिड। बता क्या रहा हूं, आप जानते हो, सेल चैप्टर पढ़ के आए हो, सेल डिवीजन भी पढ़ के आए हो। न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मटेरियल है बच्चे, जिसे न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, जिसमें डीएनए आरएनए प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह सब पता है आपको। तो ये न्यूक्लिक एसिड, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं, रिटर्नटेट के अंदर आते हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर आते हैं, मैक्रो बायोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं, और इन सब का वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है। उसके अलावा यहां पर एक आता है लिपिड। क्या आता है बच्चे, लिपिड। लिपिड जरूर एसिड इनसोल्यूबल है, बिल्कुल है। लिपिड जरूर मैक्रो बायोमोलिक्यूल है, बिल्कुल है। लेकिन 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 इसका जो वेट है ना बच्चे, इसका जो वेट है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है। लिपिड का जो वेट है बच्चे, वेट वो 18 to 800 डाल्टन के बीच में ही लाई करता है, और इसको हम लिख सकते हैं लेस देन 1000 डाल्टन। बोलो लिख सकते हैं या नहीं। सर आप तो बोल रहे थे जो यहां आएंगे उनका वेट इतना होगा। अरे होगा, लेकिन लिपिड एक एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन। यहां पर जो लिपिड आता है उसका वेट केवल इतना याद रखना है, बाकी जो यहां आ रहे हैं उनका वेट इतना 1000 से ज्यादा होगा। यहां पर जो आएंगे उन सब का वेट 1000 से कम ही होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स है जो रिटर्नटेट के अंदर आते हैं। तो सर फिल्ट्रेट में क्या आता है, क्या प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट का नाम पता है आपको, अमाइनो एसिड। क्या होता है, अमाइनो एसिड, वो यहीं पर आता है फिल्ट्रेट के अंदर। क्या आपको लिपिड की छोटी यूनिट का नाम पता है, बिल्कुल पता है, फैटी एसिड होता है सर। तो फैटी एसिड यहीं आएगा बच्चे। उसके साथ फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल हमेशा आता है। क्या आता है बच्चे, ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किस में आएंगे, फिल्ट्रेट में आएंगे। कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट का नाम पता है क्या, मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है बच्चे, मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स कहां जाएगी, यहां जाएगी। न्यूक्लिक एसिड की छोटी यूनिट का नाम पता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर आ जाएंगे। और लिपिड की छोटी यूनिट हमने लिखी ली है ऑलरेडी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा इस फिल्ट्रेट में एक चीज और आती है। क्या आती है बच्चे, इनऑर्गेनिक आयंस। क्या आते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक आयंस आते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक आयंस में आप लिख सकते हो सल्फेट आयन SO4-2, फॉस्फेट आयन PO4-3। कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक आयंस यहां पर देखने को मिलते हैं फिल्ट्रेट के अंदर ही। तो मैंने सब कुछ बता दिया है केमिकल एनालिसिस के बारे में। एक भी डाउट होना नहीं चाहिए। बोर्ड को ध्यान से देखो, एक एक वर्ड नोट करो। कोई भी डाउट होता है लाइव चैट में अभी के अभी पूछ के क्लियर करो। अल्फा पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को जब डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चे तब ये बात अपन करेंगे, है ना। न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल। डीएनए आरएनए, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है अनिल, बहुत ही बढ़िया। इंसानिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम वेलकम। कोई भी डाउट हो तो अभी मेंशन कर दो, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं अगली स्लाइड के ऊपर। एक भी डाउट होना नहीं चाहिए। आयंस के नाम मैंने 2 बताए हैं, आगे टेबल दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी किन किन आयंस को लिखती है, यहां पर एक एक वर्ड, एक एक वर्ड। सर एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन क्या है, यही तो है। ये एसिड सोल्यूबल है और ये एसिड इनसोल्यूबल है बच्चे। एसिड में सोल्यूबल कंटेंट यहां आ गया, एसिड में इनसोल्यूबल कंटेंट यहां आ गया। क्या पूछना चाह रहे हो आप, प्लीज मेंशन करो। अनिल क्या पूछना चाह रहे हो। सर आई एम न्यू, बिल्कुल। आलोक प्रिया वेलकम, आपका भी पहला लेक्चर है बायोमोलिक्यूल का।
सब कुछ समझ में आएगा, गारंटी 5,00,000% है समझ में आने की, समझ में आएगा ही आएगा। बाकी बायो है तो आपको याद करना पड़ेगा, कंटेंट समझा मैं दूंगा, याद आपको करना पड़ेगा भाई, दोबारा समझा दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए आलोक प्रिया, एक बार फिर से इस चीज को समराइज करता हूं। अगर आपको केमिकल एनालिसिस करना है किसी चीज का, किसी टिश्यू का, तो टिश्यू को लिया, सपोज करो हमने एक आलू लिया, हमने एक पोटैटो लिया, उसके ऊपर ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड डाला, इसको मिक्स करके एक चटनी बना ली। इस चटनी को एक कॉटन का, एक कपड़ा लिया बेसिकली कॉटन का, उसके ऊपर डाला, उस कपड़े के नीचे कोई कंटेनर रख दिया। अगर उस एसिड के अंदर इस आलू का, इस पोटैटो का पोर्शन डिसोल्व हुआ था तो वो नीचे चला जाएगा कंटेनर के अंदर। अगर डिसोल्व नहीं हुआ था तो वो कपड़े के ऊपर ही रहेगा। जो कपड़े के ऊपर रहा उसे हम बोलेंगे रिटर्नटेंट, जो अंदर चला गया कंटेनर में उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। रिटर्नटेट के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, कपड़े के ऊपर बड़ी बड़ी चीजें रह जाती है भाई, छोटी चीजें सोल्यूबल होकर अंदर चली जाती है। बड़ी चीजों को मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे और छोटी चीजों को माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे। छोटी चीजों का वेट भी कम होगा, 18 से 800 डाल्टन, 18 से 800 डाल्टन होगा, और बड़ी चीजों का वेट भी ज्यादा होगा, 1000 से 1000 से भी ज्यादा डाल्टन इनका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। कहां पर क्या आते हैं, ध्यान से सुनना। बड़े मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन आएगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड आएगा। बड़े मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट या फिर पॉलीसेकेराइड, छोटे मॉलिक्यूल्स में मोनोसेकेराइड आएगा। यहां पर आएगा लिपिड या फिर फैट, यहां पर आएगा उसका फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, यहां पर आएगा न्यूक्लिक एसिड, यहां पर आएगा उसका न्यूक्लियोटाइड। और यहां पर छोटे वाले में एक एक्स्ट्रा याद रखेंगे, इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे कि सल्फेट, जैसे कि फॉस्फेट। बता दो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, बिल्कुल बता दो क्लियर है या नहीं। एसिड इनसोल्यूबल बताइए, सारा बता दिया मैंने, है ना, मैं समझता हूं और मैं 5 मिनट में सब रिवाइज करवा देता हूं। कोई भी डाउट रह गया हो तो फिर से मेंशन कर दो। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जिनको समझ में आया है उनको बोरिंग ना लगने लग जाए। कोशिश की जा रही है भाई आपके सारे डाउट। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आलोक प्रिया, बहुत ही बढ़िया, क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ेंगे अब। चलिए भाई, चैट को मैं फिर से साइड में रख देता हूं, अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको। यहां पर लिखा है एस एनालिसिस। एस जानते हो, एस, एस्फेरिया राय की बात नहीं हो रही है। एस का मतलब होता है राख। जब कोई चीज जल जाती है, बर्न हो जाती है, जो पीछे बचता है उसे राख बोलते हैं बच्चे। हमने कोई टिश्यू लिया है, क्या लिया है बच्चे, कोई टिश्यू लिया है, या फिर ऐसे लिखो, हाँ कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने कोई लीफ ले ली, क्या ले ली बच्चे, लीफ ले ली, पत्ती। इस लीफ को मैं तोड़कर लाया हूं प्लांट से। इसका जो वेट है, अभी अगर इसे मेजर करूंगा, इसका जो वेट है उसे बोलूंगा वेट वेट, गीला वेट है बेसिकली, वेट वेट उसे बोलूंगा। बोलो बात समझ में आती है। इसका वेट क्या है, वेट वेट है। जब इसको मैं ड्राई करूंगा, इसको क्या करूंगा, ड्राई करूंगा। सर आप ड्राई कैसे करोगे, मैं सनलाइट के अंदर रख दूंगा, है ना, मैं इसको गैस पे और गैस को ऑन करके गर्म कर लूंगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो रहा है तो इसके अंदर जितना भी पानी है, जितना भी वाटर है, H2O, वो सब निकल रहा है भाई, इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, -H2O लिख दिया। जब इसे ड्राई कर लिया उसके बाद जो इसका वेट है उसे बोलेंगे बच्चे ड्राई वेट। क्या बोलेंगे, ड्राई वेट, सूखा वेट भाई। अब इसके अंदर वेट वेट नहीं रहा है, अब ड्राई वेट बचा है इसके अंदर। ये हमने क्या किया है, ड्राई किया है। अभी भी इसका एस तो बना नहीं है। अब इसको करूंगा बर्न, इस ड्राई वेट को क्या करूंगा बच्चे, बर्न किया। बर्न करने से जो कुछ बचा हुआ वाटर था वो भी बाहर निकल जाएगा। और बर्निंग होती कब है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हुई और वो ऑक्सीजन यहां के अंदर प्रेजेंट कार्बन से रिएक्ट करके CO2 बनकर बाहर निकल गई। अरे बात समझ आती है। वाटर तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, गर्म करने से, बर्न करने से CO2 भी बाहर निकलेगी। अगर लीफ के अंदर कार्बन प्रेजेंट हुआ तो वो बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन बाहर निकलेगा CO2 की फॉर्म में। अब जो लास्ट में बचेगा उसे बोलेंगे ऐश। क्या बोलेंगे बच्चे, ऐश बोलेंगे, राख बोलेंगे। बात समझ में आती है। इस राख के अंदर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चे, इनऑर्गेनिक आयंस। ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक आयंस ही मिलेगा भाई, ऑर्गेनिक चीजें तो आपने उड़ा दी, कार्बन वगैरह उड़ा दिया आपने गर्म कर करके। बात समझ में आती है। तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस मिलते हैं भाई। कौन कौन से इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर हो गया, कुछ कंपाउंड्स हो गए। सोडियम को Na+ लिखते हैं, सबको पता है। पोटेशियम को K+, कैल्शियम को Ca+2 या फिर Ca++, मैग्नीशियम को Mg++ लिखते हैं। अब अगर आपको वैलेंसी नहीं पता है इनकी तो पीरियोडिक टेबल कमेंट कर देना इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, पीरियोडिक टेबल भी मैं पढ़ा दूंगा। वैसे मैं ओनली बायो पढ़ाता हूं, बट मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स कोई भी टॉपिक पढ़ा सकता हूं। चैनल विजिट कर सकते हो, हमने सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। आप जो बोलो हम पढ़ा देंगे बहुत ही डिटेल में। बात समझ आती है क्या, ध्यान से सुनो। इनऑर्गेनिक आयंस में क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और वाटर भी है भाई, है ना।
उसके अलावा कुछ कंपाउंड जैसे NaCl, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे PO4-3 फोस्फेट, ये क्या है सल्फेट। बात समझ आती है। ये कुछ आयन से बच्चे जो मेंशन करती है एनसीईआरटी इस एश के अंदर प्रेजेंट है। बात समझ आई। आगे बढ़ जाऊं क्या, फिर से आपकी चैट देख लेता हूं, आप एक बार कोई डाउट हो तो मेंशन करो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट, देन वी फर्दर मूव ऑन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट। हाँ जी आलोक प्रिया, हाँ जी इंसानिया खान, हाँ जी मुसाविर, हाँ जी फैजन खान, हाँ जी अनिल। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेंशन, अदरवाइज लिखें क्लियर, अदरवाइज लिखें क्लियर, अदरवाइज लिखें क्लियर। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ जाएं क्या। ड्राई वेट के बाद थोड़ा और एक बार, अच्छा ठीक है। देखो ड्राई वेट, देखो पत्ती लेके आया, उसको सुखा दिया ना तो पानी उड़ गया। अब जो सूखा हुआ है, सूखी हुई पत्तियां देखी है ना जो ऐसे टूट जाती है आराम से हाथों से, उसे बोलते हैं ड्राई वेट। उसका जो वेट है उसको ड्राई वेट बोल दिया। अब उस सूखी हुई पत्ती को गर्म किया है, जलाया है, बेसिकली आग में बर्न कर दिया। जब बर्न करोगे तो उस पत्ती के अंदर जितना भी कार्बन है, पत्ती लिविंग टिश्यू था तो कार्बन है इसके अंदर, है ना, लिविंग के अंदर कार्बन ज्यादा होता है, तो ये कार्बन है, वो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा बर्निंग में और CO2 बन के बाहर निकल जाएगा, और बचा कुचा जो वाटर था वो भी क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा इस कंडीशन में। बात समझ आती है। सर पीरियोडिक टेबल पढ़ा देना, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा देंगे, बिल्कुल पढ़ा देंगे, आपकी जो इच्छा पढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़ जाऊं अब तो, बिल्कुल बढ़ सकते हैं भाई। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चे। देखो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, नाम से देखो, मैक्रो फिजिक्स में पढ़ाता हूं 10⁻⁶ को बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं 10⁻⁻⁶ को। बेसिक है फिजिक्स का, जो कि यूनिट और मेजरमेंट में पढ़ते हो बच्चे आप। मैक्रो और माइक्रो, यहां पर भी वही मतलब होगा। मैक्रो बोले तो लार्ज, क्या लार्ज। यहां पर जो बायोमोलिक्यूल्स आते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इनका जो वेट होता है, अगर मैं मेंशन करूं, इनका जो मोलिक्यूलर वेट होता है ना बच्चे, वो ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होता है। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑब्वियसली छोटे हैं, तो इनका वेट भी कम है भाई। इनका मोलिक्यूलर वेट कितना होगा, कम होगा इससे, यानी कि लेस देन 1000 डाल्टन। इसी को एनसीईआरटी लिखती है 18 to 800 डाल्टन। ये है भाई इसका मोलिकुलर वेट। कौन कौन से कंपाउंड आते हैं सर यहाँ पर, क्या ये एसिड में सोल्यूबल है या नहीं, वो चीजें भी लिख देते हैं। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कभी सोल्यूबल नहीं होते हैं भाई, ये एसिड में इनसोल्यूबल है, एसिड इनसोल्यूबल। बट ये एसिड में सोल्यूबल है, यहां पे लिखूंगा बच्चे एसिड सोल्यूबल। तो ये एसिड इनसोल्यूबल, ये एसिड सोल्यूबल है। बात समझ आती है। अब लिख देता हूं डायरेक्ट इनके एग्जांपल्स। यहां पर क्या क्या आते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में बच्चे छठी क्लास में पढ़ा था, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। यहां पर आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जगह आप पॉलीसेकेराइड भी लिख सकते हो भाई, पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ाऊंगा, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। यहां पर आप लिख सकते हो फैट्स, यहां पर आप लिख सकते हो लिपिड्स, यहां पर आप लिख सकते हो न्यूक्लिक एसिड्स। ये सब बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो की अगर मैं बात करूं, प्रोटीन की छोटी यूनिट क्या होती है बच्चे, एमिनो एसिड्स। तो यहां पे लिख दिया एमिनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट क्या होती है बच्चे, मोनोसेकेराइड्स। तो यहां पे लिख दिया मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। जो फैट और लिपिड है उनकी छोटी यूनिट होती है बच्चे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहां पर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मेंशन कर दिया हमने, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। न्यूक्लिक एसिड की जगह क्या लिख दूंगा, न्यूक्लियोटाइड्स लिख दूंगा, बोलो लिख दूंगा। उसके अलावा यहां पर नाइट्रोजन बेसिस भी हो सकते हैं भाई, नाइट्रोजन बेसिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जब बनता है तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेसिस भी प्रेजेंट रहती है। बात समझ आती है क्या। तो इस स्लाइड में आई होप कोई भी डाउट नहीं है, अगर कोई भी डाउट है तो मेंशन कर दो, मैं चैट ही पढ़ रहा हूं आपका। अच्छा अच्छा इंसानिया, चलो ठीक है इंसानिया, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक पढ़ने में,
कोई डाउट हो तो मेंशन कर दो बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दैट कॉन्सेप्ट यू कैन मेंशन इट। क्लियर, अनिल बोल रहे हैं क्लियर, बहुत ही बढ़िया अनिल, बहुत ही बढ़िया। प्रिया बता दो, प्रिया, आलोक प्रिया, सब समझ आया ना? मुसाफिर नहीं दिख रहे अभी, मुसाफिर आप भी बता दो, सब समझ आया? मुसाफिर आप भी बता दो, सब समझ आया? उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, तो अब मैं अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। यहां पर जैसा कि आपने देखा, यहां पर आप इनऑर्गेनिक आयंस को भी मेंशन कर सकते हो। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर भाई, है ना? तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका कॉम्पोजिशन बनाते हैं भाई ये दोनों मैक्रो और माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स मिलकर। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं बच्चे, जहां पर बात करेंगे मेटाबोलाइट्स के बारे में। किसके बारे में? मेटाबोलाइट्स के बारे में। देखो बच्चे, नाम से समझ में आ रहा है मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन वो होती है जो बॉडी के अंदर कंडक्ट होती है बच्चे, दो टाइप की होती है, आप सबने पढ़ा होगा, है ना? एनाबॉलिक, केटाबॉलिक, सबने पढ़े होंगे इसके टाइप्स जो है, एनाबॉलिक, केटाबॉलिक सबने पढ़े होंगे। केटाबॉलिक जिसमें सब्सटेंस कट जाता है, छोटे छोटे पोर्शन में टूटता है। एनाबॉलिक जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये दोनों रिएक्शंस आती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड के अंदर, जब हम बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ द लिविंग की, वहां पर मेटाबॉलिज्म को डिटेल में पढ़ाता हूं मैं। तो मेटाबॉलिज्म अभी सिर्फ इतना समझो होता क्या है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है वो सब मेटाबॉलिज्म है। उनके अंदर अगर कोई सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो मेटाबोलाइट होगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट किसे बोलेंगे? जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा। यहां पे लिख रहा हूं पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो पार्टिसिपेट करेगा वो प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो नहीं करेगा वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होगा। बात समझ में आती है क्या आपको? बहुत ही बढ़िया। इस पार्टिसिपेट करने का मतलब समझना, पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी में कौन सा मॉलिक्यूल है, होते तो दोनों हैं। हमारी में हो चाहे किसी दूसरे लिविंग की बॉडी में हो, प्लांट की बॉडी में, दोनों मिलते हैं भैया, है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? क्रिस्टल क्लियर? हाँ भाई हाँ, बहुत बढ़िया। यादव भी कमेंट कर रहे हैं भाई, यस सर, बिल्कुल यादव, वेलकम है आपका अगर आप न्यू हैं तो। अदरवाइज ओल्ड स्टूडेंट तो हमें देख ही रहे हैं। आगे देखो, ये मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, ये नहीं करता है भाई, ये पार्टिसिपेट करता है और इसका काम भी हमें पता है। दे हैव आइडेंटिफिबल फंक्शन। इनके पास ऐसा फंक्शन होता है जिसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बट इनका काम ही नहीं पता हमें। दे हैव नॉट आइडेंटिफिबल फंक्शन। इनका काम ही नहीं पता हमें। इनका काम तो पता है कम से कम, इनका काम ही नहीं पता हमें। बोलो बात समझ में आती है क्या? काम को समझा पाया हूं मैं। काम कौन सा है इनका? मेटाबॉलिक रिएक्शन करने का काम है बच्चे। कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, डाउट होना ही नहीं चाहिए। उसके अलावा ये किस में हेल्प करते हैं वो भी मैं चीजें लिख दूं, किस प्रोसेस में ये हेल्पफुल होते हैं भाई। जैसे हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन से ही होती है, तो उसमें मेटाबोलाइट्स जो होते हैं प्राइमरी वाले वो हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेस होती है, जैसे सर्कुलेशन हो गया, जैसे एक्सक्रीशन हो गया, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, जैसे डेवलपमेंट हो गया, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो गया, हमारी बॉडी का मैच्योरेशन हो गया। ये सारे प्रोसेस में रोल प्ले करेगा। जिस भी प्रोसेस के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी उन सब में, इन सब के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, तो इन सब में क्या करेगा बच्चे? रोल प्ले करेगा। अगर आप कहो कि सर कुछ एग्जांपल हो जाए, तो बिल्कुल हो जाए भाई। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज बच्चे,
ये बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में करता है। आप सबको पता है रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है, CO2 वाटर बनता है या नहीं, पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट। अरे होगा या नहीं होगा। जैसे अमाइनो एसिड, इसे अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड कुछ भी पढ़ सकते हो आप, ये भी क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आपको अगर पता हो रेस्पिरेशन में केवल ग्लूकोज ही नहीं, अमीनो एसिड और फैटी एसिड भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सब क्या होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट होंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल दो सर। इसके एग्जांपल में ऐसा क्या आता है जो काम का ही नहीं है, जिसका काम ही नहीं पता, मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। इसमें आता है बच्चे सेल्यूलोज। क्या आता है, सेल्यूलोज। इसमें आता है बच्चे कैरोटीनॉइड्स। इसमें आता है बच्चे कुर्कुमिन। ध्यान से सुनना, सेल्यूलोज और कैरोटीनॉइड, इनका काम ही नहीं है मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म लिखो या मेटाबॉलिक रिएक्शन लिखो, सेम बात है। सेलुलोज और कैरोटीनॉइड पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। जो कुर्कुमिन है ये भी नहीं करेगा, ऑब्वियसली ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो ये भी नहीं करेगा। बट इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके पास क्या है कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इसका हमारे लिए, हैव इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस फॉर अस। कुर्कुमिन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखता है भाई। ये जो है जिस प्लांट के अंदर बनता है उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारी लाइफ के अंदर इकोनॉमी डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। ये कौन से नंबर का चैप्टर है, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर है बच्चे, 11th क्लास की एनसीईआरटी में। ओनली इंडेक्स देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर का चैप्टर है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको चैप्टर का नंबर बताने की आवश्यकता है। चैप्टर का नाम बता दिया, बायोमोलिक्यूल चल रहा है, आपको सीधा पता होना चाहिए पहले सेल है, फिर बायोमोलिक्यूल है, फिर सेल डिवीजन है। एनसीईआरटी के अंदर आपको सीक्वेंस रटा हुआ होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो इस स्लाइड पे मेंशन कर सकते हो भाई। स्लाइड बिल्कुल क्लियर है तो यस लिख दो, स्लाइड क्लियर है तो यस लिख दो, स्लाइड क्लियर है तो यस लिख दो। अदरवाइज आगे बढ़ रहा हूँ, अदरवाइज आगे बढ़ रहा हूँ, अदरवाइज आगे बढ़ रहा हूँ। एक चीज आप और लिख सकते हो, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, दे कैन बी फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में मिल सकता है, ये प्लांट में भी मिल सकता है और ये फंजाई में भी मिल सकता है। एनसीईआरटी की लाइन है, मैं बोल रहा हूं रट लेना, कहां कहां मिल सकते हैं, कहां नहीं मिल सकते। अगर ये बोल दिया तो ये लाइन कंफ्यूज कर सकती है बेटा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में 3 वर्ड है, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया। अच्छे से इसको क्लियर कर लेना। अब एक टेबल बता रहा हूं बच्चे, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट को, चेट को साइड में रख के बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहां पर लिखे हैं कुछ पिगमेंट्स, यहां पर लिखे हैं उनके नाम। जैसे ये क्या है, पिगमेंट्स है, इधर क्या है, पिगमेंट के टाइप से, एग्जांपल से आप ऐसे कह सकते हो। जैसे पिगमेंट्स में आता है कैरोटीनॉइड्स या फिर एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन वैक्यूल पढ़ाते टाइम भी पढ़ाया था, उसके अंदर मिलने वाला पिगमेंट है भाई। कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन दोनों पिगमेंट है। क्या है बच्चे, दोनों पिगमेंट है। अगला सुनना, एल्केलॉइड्स, इसके अंदर आता है मॉर्फिन और कोडिन। अच्छा ये टेबल है किसकी, ये तो डाउट नहीं है आपको, ये टेबल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। जो यूजफुल नहीं है उसके एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो सर प्राइमरी के तो एग्जांपल नहीं बताए। अरे जो भी रिएक्शन में यूजफुल होंगे वो सब हो जाएंगे। अभी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ानी बाकी है ना, प्लांट फिजियो पढ़ानी बाकी है ना, उनमें जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन आएगी उन सब में जो इन्वॉल्व हो जाएंगे वो सारे एग्जाम्पल आप किस में लिख सकते हो, प्राइमरी मेटाबोलाइट में लिख सकते हो। कोई भी आएगा तो आराम से आप पहचान लोगे पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल एनसीईआरटी देती है तो उसको समझा रहा हूं। पिगमेंट के अंदर क्या क्या आता है, कैरोटीनॉइड आता है और एंथोसाइनिन आता है। एल्केनोइड, एल्कोहल जैसे कौन है, मॉर्फिन है और कोडिन है, नशीले पदार्थ है भाई। टर्पीन्स में क्या क्या आता है सर, मोनो और डाई, पीछे लगा दो टर्पीन्स। टर्पीन्स में क्या आएगा, मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, बात समझ आती है। असेंशियल ऑयल्स, ऑयल से याद रखेंगे लेमन ग्रास ऑयल, ऑयल रिलेट करके याद रखेंगे। असेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। इस टेबल से बहुत बार नीट के अंदर मैच द कॉलम क्वेश्चन आया है। एक साइड वो लिख देता है टॉक्सिन, एक साइड लिख देता है एब्रिन रिसिन। पहचानो,
है ना। एक साइड लिख देगा कोडिन, कोडिन टॉक्सिन से मैच नहीं होगा भाई, कोडिन मैच होगा एब्रिन और रिसिन से। बोलो बात समझ में आती है? समझ में आती है कि अगर इनको आप लेटर बना के ट्रिक बनाना चाहो, जैसे ऐसे बना सकते हो, टॉक्सिन का टी ले लिया, एब्रिन का ए ले लिया, रिसिन का सी ले लिया, टार बन गया ये टार। ऐसी ट्रिक्स भी आप बना सकते हो भाई, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी ट्रिक्स बनाओगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। इसको आप याद रखोगे लेक्टिन्स को कॉन्केवेलिन ए से। याद कैसे रखना, इसको बना लेना लेक। क्या बना लेना? लेक। लेक ओपेरॉन मॉडल पढ़ाता हूं भाई 12th क्लास के अंदर, 12th क्लास की बायो में। तो एल का मतलब होगा लेक्टिन्स। क्या होगा? लेक्टिन्स। ई का मतलब होगा कॉन्केवेलिन ए और सी का मतलब है कॉन्केवेलिन। समझ में आई बात? तो इसको आप लेक से याद रख सकते हो। या फिर अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे तो आपको LCA लका करके याद रख सकते हो। अपनी ट्रिक बनाओगे बहुत फायदे में रहोगे। ड्रग्स के अंदर दो नाम देखो, विनब्लास्टिन और कुरकुमिन। कुरकुमिन एक ड्रग है बच्चे, अभी जो पढ़ाया था वो ड्रग है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लिखा था ना, वो एक ड्रग है। उसके बाद देखो पॉलीमेरिक सब्सटेंस। पॉलीमेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें बहुत लंबी लंबी चेन्स मिलती है। जिनमें क्या मिलती है बच्चे? बहुत लंबी लंबी चेन्स मिलती है, वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि रबड़ बहुत लंबी लंबी चेन से मिलता है, जैसे कि गम्स बहुत लंबी लंबी चेन से बनता है, जैसे कि सेल्यूलोज बहुत लंबी लंबी चेन से बनता है। ये सब क्या है बच्चे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अब ध्यान से सुनना, ये इरेज कर रहा हूं मैं सब कुछ, ठीक है? गिव मी 1 सेकेंड। सब कुछ ही कैसे इरेज हो गया? अरे क्लीन ऑल से तो सब जाएगा क्या? हमें केवल ये लेटर्स हटाने हैं भाई, ठीक है? ठीक है, अब मैं इसको समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। कंपोनेंट और उनका परसेंट किसी भी सेलुलर मास का, सेलुलर मास के अंदर, जैसे मैं कहूं मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, कितना परसेंट न्यूक्लिक एसिड है, वो कैसे याद रखा जाता है? एक ट्रिक बता रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना। वाटर प्रूफ न्यूकार्ली, वाटर प्रूफ न्यूकार्ली, ये ट्रिक है। वाटर का मतलब हो गया H2O, प्रूफ का मतलब हो गया बच्चे प्रोटीन, न्यू का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड, कार का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स लिख देता हूं, एल का मतलब हो गया बच्चे लिपिड, और आई का मतलब हो गया इनऑर्गेनिक आयंस। तो ये सारी चीजें हो गई। अब परसेंट कॉम्पोजिशन याद कैसे रखोगे? ध्यान से, जो इधर है वो सबसे ज्यादा परसेंट रखता है, ये रखेगा 70 से 90, 70 to 90% तक ये रहेगा अभी, देख सकते हो आप। उसके बाद प्रोटीन रहेगा 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड कितना रहेगा बच्चे? 5 to 7% ओनली, कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे आपके पास 3% ओनली, लिपिड रहेगा 2% और इनऑर्गेनिक आयन रहेंगे 1%। कैसे याद रखें सर? 70 to 90, 10 to 50, 5 to 7, 3 to 1, ऐसे याद रखो इस परसेंट को। और नीचे इस ट्रिक को याद कर लो, वाटरप्रूफ न्यू कार्ली, ये ट्रिक है इस टेबल को रिमेंबर करने की। सर इसके लिए नहीं बनाई, इसके लिए एक एक पोर्शन के लिए अलग अलग से ट्रिक बनाओ, जैसे बनाना सिखाया, और बहुत ही अच्छे से याद करो। मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आता है, फिर बोल रहा हूं, और वो गलत हो जाता है जल्दबाजी में। ये चीज इससे मैच हो जाती है कई बार, ये इससे, और लेक्टिन से मैच हो जाता है कई बार रिसिन से। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से लिख लिख के कैसे भी प्रैक्टिस करो, बस इसे क्लियर कर लेना, बस इसे क्लियर कर लेना। अब बता दो कोई डाउट हो तो, अब बता दो। कोई डाउट हो तो मेंशन कर दो, उसके बाद समाप्त करेंगे भी अपने लेक्चर को। कोई डाउट हो तो मेंशन कर दो। कोई डाउट हो तो मेंशन कर दो। कुरकुमिन किस काम आता है, ये डाउट आया है इंसिया के द्वारा। कुरकुमिन एक मेडिसिन है बच्चे, मेडिसिन में काम आता है। कुरकुमिन हल्दी के अंदर प्रेजेंट होता है ना, एक सब्सटेंस है जो हल्दी में प्रेजेंट होता है, मेडिसिन बनती है इससे, ठीक है? मेडिसिन बनती है, ये इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। जब मेडिसिन बनाएंगे, उस मेडिसिन को बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा तो इकोनॉमी डेवलप होगी, इसलिए ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखता है। बात समझ आई क्या? कोई डाउट हो तो बोल दो, उसके अलावा कोई डाउट हो तो। बहुत सारी मेडिसिन बनाने में यूज होता है। मैं कोई स्पेसिफिक मेडिसिन का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक नहीं, बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है। और कोई डाउट हो तो बोल दो। कोई नहीं है
एंड कर सकते हैं क्लास एंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई। तो कल मिलेंगे इसी टाइम 6 बजे। तैयार रहना बच्चे, और अपने दोस्तों को भी तैयार रख लेना। बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको अगर कुछ भी ऐसा लगे कि सर लेक्चर के अंदर इन चीजों को इंक्लूड करो, जैसे एनसीईआरटी के पेज इंक्लूड कर लो, डायग्राम तो मैं सारे करता ही हूँ, टेबल में सारी करता ही हूँ, पेज में डायरेक्टली नहीं लगाता हूँ क्योंकि पेज की एक एक लाइन में समझाता हूँ, इसीलिए, है ना। तो जो किया जा रहा है बेस्ट किया जा रहा है भाई आपके लिए। हाँ भाई अनिल, थैंक यू सो मच, आपको भी नो डाउट बहुत ही बढ़िया। आलोक प्रिया, कल मिलेंगे इसी टाइम 6 बजे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। और कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप इंस्टा पे भेज सकते हो, मुझे आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो, सबके लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सारी जगह कनेक्ट हो जाओ, सारे डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। लेक्चर को एंड कर रहे हैं भाई। अब लाइट कब से है नहीं, इन्वर्टर से चल रहा है सब सारा।